परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार। संचार अभी देखो परिवहन किस रूप में देखने को मिल रहा है, सो हमको बताओ। परिवहन का जो रूप है कौन कौन सा रूप है? हम जैसे कह सकते हैं सड़क परिवहन, नहीं बोल सकते हैं? तो सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, और जल परिवहन हो गया, और रेल परिवहन, मतलब पटरी, लौह पथगामिनी, है ना? और क्या हो सकता है? बेइज्जती की बात है। मतलब परिवहन जो हमको देखने को मिलता है क्या, एक सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, है ना? लौह पथगामिनी जिसको बोलते हैं, पटरी, ठीक है। तो ये सब जो है सो परिवहन का रूप है। संचार, हाँ तो अकेले नहीं हुए है, पाइपलाइन परिवहन और भी बहुते है ना, इतना ही थोड़ी ना है। संचार कुछ मुख्य रूप में हम कह सकते हैं कि ये सब है। संचार, संचार का कौन कौन सा रूप है भाई? अभी सबसे भौकाल रूप कौन सा है? हाँ, इंटरनेट, है ना? अभी जो सबसे भौकाल रूप है संचार का क्या है? इंटरनेट, जिसके कारण इतना विकास हो रहा है भाई, ठीक है। देखो प्राकृतिक यही से होगा ना। देखो प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। देखो परिवहन और संचार का देखो क्या क्या फायदा है, क्या क्या सुविधा है, क्या क्या काम करता है। प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ है। मान लो कोई भी संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है या कोई भी जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक रूप से जो बनाया गया है, या कोई भी बाजार अगर हो, अगर एक ही स्थान पर पाया जाए तो ये एक प्रकार से क्या होगा? दुर्लभ होगा। दुर्लभ होगा मतलब उतना विकास नहीं करेगा। अब ज्यादा से ज्यादा विकास तो तब करेगा ना भाई कि जब बिहार का कोई भी वस्तु ऐसा बना, प्रोडक्ट बना तो हर क्षेत्र में बिके, तो ज्यादा से ज्यादा विकास करेगा भाई। बात समझ में आ रहा है? परिवहन संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। अब जब ये चीजें जो हमें देखने को मिला ये दुर्लभ है, तो इस दुर्लभ को सुलभ बनाने के लिए ही कौन? परिवहन और संचार है भाई। मतलब परिवहन संचार एवं व्यापार, परिवहन संचार और व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ने का काम करता है। हम कह सकते हैं परिवहन और संचार ऐसी सुविधा है जो व्यापारी को, जहां सामान उत्पादन होता है उस जगह को, जहां उपभोक्ता कस्टमर उसको खरीदता है, उस जगह से उस जगह को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे आज के समय में मान लो दिल्ली में कोई भी प्रोडक्ट बनता है और वहां से यहां आया, किसके कारण? परिवहन के कारण। तो हुआ क्या वहां से इस चीज को, क्योंकि आपको तो पता है पहले के समय में ऐसा था कि बिहार में है तो जो चीज बिहार में बनेगा तब बिहार में यूज होगा, यूपी में बनेगा तो यूपी में, दिल्ली में तो दिल्ली में। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब ऐसा किसके कारण? परिवहन और संचार के कारण। कहेगा परिवहन देखने को मिला भाई गाड़ी से आया, संचार का क्या काम है? तो भाई संचार का काम है ना, क्योंकि दिल्ली में कौन सा प्रोडक्ट बनता है हम लोगों को पता चला, किसके कारण? संचार के कारण। दूसरी नंबर बात, हम कॉलिंग के द्वारा वहां से सामान को फोन करके यहाँ क्या करते हैं, और भी कई तरह की बातें हो सकता है, ठीक है, बुला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवहन और संचार जो है सो जोड़ने का काम करता है। इसी के कारण क्या हो रहा है, कोई क्षेत्र राज्य देश क्या होगा? विकासशील, विकास बनेगा, ठीक है।
विशाल उत्पादन यानी अधिक से अधिक उत्पादन और विनिमय का प्रणाली अत्यंत जटिल होता है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है। ऐसी वस्तुएं का व्यापार, अब कहने का मतलब क्या कि यहां पर तो हम वही वस्तु बना सकते हैं जो चीज बिहार में मिलेगा, तो अब वो चीज जो यहां तो मिल जाएगा लेकिन हो सकता है दूसरे जगह ना मिले, लेकिन दूसरे जगह पर भी तो भाई जरूरत तो है उस प्रोडक्ट का, वस्तु का, तो अब किसके द्वारा जाएगा? परिवहन के द्वारा, संचार के द्वारा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं वस्तु को उत्पादन करता है जिसके लिए वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध है। मतलब वही बात कहा जो हमने कहा कि बिहार में वही चीज मतलब हम बना सकते हैं जो यहां पर सामान उपलब्ध है, उसी के आधार पर। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है, और इसी ऐसी वस्तुओं का जो व्यापार होगा, विनिमय, लेन देन होगा कि बिहार में जो सामान मिला, बना, जो सामान मिलता है उसके आधार पर यहां बना, और यही सामान अब जो है सो यूपी में नहीं मिलना चाहिए था, वहां नहीं बनता है लेकिन वहां मिला। क्यों मिला? तो भाई इसकी सुविधा किसके कारण हो पाया है? परिवहन और संचार के कारण, इसके विनिमय। ठीक है, इसी प्रकार जीवन का स्तर, जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार, व्यापार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। जीवन की गुणवत्ता है, जो जीवन अच्छा बनता जा रहा है लोगों का, वह किसके कारण? परिवहन। अब ये नहीं समझ लेना कि जीवन अच्छा बना है तो जीवने में तुमको पूछेगा तब जीवन अच्छा किसके कारण बन गया, तब परिवहन के कारण, संचार के कारण, व्यापार के कारण, यह नहीं बोल देना। इसमें है ये बात, शिक्षा के कारण तो अच्छा बनता है ना भाई, पढ़ाई लिखाई के कारण तो अच्छा बनता है ना भाई, माहौल के अनुसार बनता है कि नहीं बनता है? तभी नहीं, यहां इस चीज में और भी बेहतर बनाता है, क्या सहयोग करता है? परिवहन, संचार और व्यापार। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, यानी शुरू की अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक जैसा था, परंतु आज तो देखो एकदम सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। जैसे कि हमको देखने को मिलता है इंटरनेट चीजों को क्या कर दिया है? बहुत आगे बढ़ा दिया है भाई। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से व्यापार बहुत ज्यादा से ज्यादा। अब क्या करता है लोग? पहले के समय में ऐसा परिवहन संचार था कि बस कुछ एक सीमित था, कुछ ज्यादा एक जैसा हर जगह था, लेकिन अब क्या कर दिया है भाई? नेट इतना मतलब आगे बढ़ गया, वायु इतना आगे बढ़ गया कि मतलब 2 मिनट के या 4 मिनट में हम कहीं से कहीं मतलब बातचीत कर लेते हैं, किसी चीज का ऑर्डर कर देते हैं, और आधे से घंटा में मतलब 10 मिनट में हमारे घर पे आ जाता है सामान। अरे आता है कि नहीं आता है? वो सब किसके कारण आता है? आता है कि नहीं आता है? ठीक है, चलो बारीकी से हम चीजों को समझते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने का सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। परिवहन क्या है? परिवहन किसी वस्तु को या किसी आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, एक प्रकार से सुविधा, जिसमें मनुष्य, पशु और अलग अलग प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। अब इस काम में, इस प्रकार की काम में किसका कौन काम आता है भाई? जैसे मनुष्य या पशु या अलग अलग प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है? परिवहन का काम हुआ। तो जब परिवहन का काम हुआ तो उसमें क्या सब काम आ रहा है? मनुष्य। अब गाड़ी बना दिया, चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो लेकर के कौन जाएगा भाई? चलाने वाला तो चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ऐसा गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़क और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है। कहेगा स्थलीय परिवहन का उदाहरण दे, तो स्थलीय परिवहन में क्या आ सकता है? स्थलीय मतलब जो जमीन पर रेंगता हो, माने भूमि पर, मिट्टी पर, तो क्या आ जाएगा? गाड़ी आ जाएगा, रेलगाड़ी भी आ जाएगा, वो भी तो धरती पर चलता है ना, बेशक पटरी बना हो अलग बात है। क्या? हाँ, हो सकता है, वो भी एक प्रकार से परिवहन हो जाएगा। जबकि नौ परिवहन, जिसको नाव परिवहन और जल मार्ग एवं वायु परिवहन के अन्य 2 प्रकार है। जैसे पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोल को क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है।
प्राकृतिक गैस को भी क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन किया जाता है, किसके द्वारा, पाइपलाइन, पेट्रोलियम इत्यादि। इसके अतिरिक्त परिवहन, पाइपलाइन के बारे में भी पूछ लेगा, पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पाइपलाइन परिवहन द्वारा हम किस चीज को ले जाएंगे भाई, कोई पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है। या फिर पानी को भी पार्सल करते हैं पाइपलाइन के द्वारा, हम कह सकते हैं प्राकृतिक गैस को करते हैं, ठीक है, इत्यादि। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकता की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तु के वहन हेतु गाड़ी मार्गों के रख रखाव और लदान उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। अब समझो एक बात, जैसे रेल परिवहन हुआ, सड़क परिवहन हुआ या वायु परिवहन, कोई भी अगर परिवहन जो होता है तो क्या मतलब सड़क को एक बार बना दिया और अपना चलता रहता है, तो भाई वो जो परिवहन जो उस पर गाड़ी जो चलता रहेगा तो उसके लिए क्या रहता है, जैसे कोई ठेकेदार हुआ, कोई कंपनी हुआ, जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है। अब रास्ते में अगर सड़क टूटता है, फूटता है, क्या होगा नहीं होगा, तो समय समय पर उसको क्या किया जाता है, मरम्मत भी तो करवाया जाता है। तो इसके लिए वह किससे जुड़ा हुआ होता है, कंपनियों से। और कंपनी को चलाता कौन है भाई, कोई ना कोई मानव, इस बात को याद रखना। तो इसके लिए कोई ना कोई संस्था होता है। तो वही कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो भी हमने परिवहन देखा, उस परिवहन के अंतर्गत क्या होता है, जैसे परिवहन मार्ग हो यानी रास्ता, या लोगों और वस्तुओं के वहन के लिए गाड़ी मार्ग के रख रखाव या लदान उतार चढ़ाव, जो कुछ भी उसके निपटारा इत्यादि जो भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए कोई ना कोई क्या होता है, संस्था। और उस संस्था के जरिए फिर क्या होता है, उसका कामकाज हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार हम रोड सड़क इत्यादि बना दिए तो वो फिर समाप्त हो गया, नहीं, हमेशा उसमें काम होता रहता है, ठीक है। मतलब आदमी ऐसा नहीं सोच लेगा कि एक बार जो चीज गाड़ी बन गया तो बात खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है भाई, ठीक है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के परिवहन का विकास किया है। हाँ भाई, सभी देश ने अपने प्रतिरक्षा उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नता करता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा परिवहन है, मतलब अब सभी देश अपने अपने स्तर से अपने अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार परिवहन का व्यवस्था किया है। बहुत सारे देश में जो है सो मान लो कि सड़क परिवहन का व्यवस्था है, वायु परिवहन का व्यवस्था है, जल परिवहन का व्यवस्था है, रेल परिवहन यानी पाइपलाइन परिवहन, सब चीज़ का व्यवस्था है। लेकिन बहुत सारा देश है जो आर्थिक स्थिति के कारण क्या केवल गाड़ी घोड़ा वाला परिवहन हो सकता है, सड़क वाला हो, रेल नहीं हो, या बहुत जगह ऐसा हो कि भाई वायु परिवहन की व्यवस्था नहीं हो, बहुत सारा ऐसा देश है भाई, ठीक है। तो परिवहन की विधाएं, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं हैं जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ठीक है। अब देखो, स्थल, जल और वायु, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन इत्यादि, इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक तथा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। अब कहने का मतलब ये स्थल मार्ग, जल या वायु या पाइपलाइन का जो प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं अपने अपने देश में सामान को ले जाया जाए, परिवहन का काम किया जाए, या तो हो सकता है एक देश से दूसरे देश में सामान को ले जाया जाए, उसके लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। मतलब कहने का कि एक पाइपलाइन जो है कुछ अलग है। जो पाइपलाइन क्या करता है, पाइपलाइन का काम है पेट्रोल डीजल इत्यादि वगैरह का परिवहन करना। लेकिन वायु परिवहन, जल परिवहन या सड़क परिवहन, कोई भी परिवहन है तो वो क्या करता है, व्यक्तियों यानी वस्तुओं को भी ले जाता है, लाता है, और आदमी को भी, मनुष्य को भी ले जाता और लाता है। कोई भी ऐसा परिवहन बोलो जो मानव को नहीं ले जाता है, पाइपलाइन को छोड़ करके। जैसे जल परिवहन, तो जल के द्वारा तो भाई आदमी जाता आता है। वायु परिवहन, हवाई जहाज के द्वारा आदमी आता जाता है।
रेल परिवहन, सड़क परिवहन, तो सब परिवहन में क्या होता है, आदमी को ले जाया जाता है, लाया जाता है, और सामान को भी ले जाया जाता है और लाया जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब जो चीजें हो कि कुछ जैसे भारी भारी वाला चीज होता है, ज्यादा जो वजनदार वाला रहता होगा, तो उस सबको क्या करता है भाई, ट्रेन के द्वारा, रेल के द्वारा परिवहन किया जाता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबा जाना है तो ट्रेन के द्वारा ले जाया जाता है, बस में तो आएगा नहीं उतना वजन वाला, या फिर मान लो कि हवा वाला में तो आएगा नहीं भाई, जल वाला में तो सब आएगा नहीं, तो कुछ डिपेंड करता है कि कौन सामान कहाँ कितना दूरी पर ले जाना है और कितना वजनदार है। तो वो सब तो आप लोग जानते ही है भाई, किस सामान को कहाँ किस आधार पर ले जाना चाहिए, ठीक है। अब किसी विधा की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करता है। मतलब कहने का किसी भी कोई भी जो विधा है यानी कि विधि है कि सार्थकता परिवहित की जाने वाली कोई भी वस्तु और सेवा का जो प्रकार होगा वो परिवहन के लागत और उपलब्ध पर निर्भर करता है। मतलब वही बात जो हम बोले, अब आपको किसी आदमी को ले जाना या लाना है, आपको जाना है आना है, तो वह सब किस पर डिपेंड करेगा, या तो आपके देश क्षेत्र राज्य में कैसी सुविधा है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरी नंबर बात कि आप में लागत जो लगेगा उस लागत की क्षमता है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा, और वो भी वो सामान फिर उस चीज में जाएगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर हम पैसे वाले हैं तो बहुत भारी भारी वजन वाला बड़ा बड़ा चीज ले जाना है तो लेकर के चले जाएंगे, रिक्शा पर थोड़ी होगा भाई, या कार में लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमको रेलगाड़ी इत्यादि की सुविधा करना पड़ेगा, ठीक है। वस्तु के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा जो वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचालन का निपटारा भारवाही, जो ज्यादा भार अगर होगा, ठीक है, जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने में सड़क परिवहन। अब तुमको मान लो कि यहां से जाना है सलेमपुर, तो कहेगा ट्रेन पर बैठ, मान लो वही सब समझ लो, तुम जाना है यहां से सलेमपुर, कहते ट्रेन स्टार्ट कर, तो कैसे होगा भाई, अरे समझा, हवाई जहाज ला, मतलब बात समझ में आ रहा है ना। तो वही डिपेंड करता है कि आपको कहां जाना है, कैसा कितना पैसा है, क्या करना है, उस आधार पर परिवहन की व्यवस्था होता है, ठीक है। तो सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी, ठीक है। सड़क परिवहन क्या है, एक प्रकार से सस्ता है और तेजी से पहुंचाने वाला का काम करता है, क्योंकि उसका रास्ता थोड़ा ट्रेनों से क्या होता है, जल्दी होता है। जैसे कि आप जानते होइएगा, अभी लोग अब जाने लगा है, बस से भी जाने लगा है, कहाँ, दिल्ली मुंबई सब जाने लगा है, मान लो, ठीक है, बहुत जगह। तो अब बस से क्यों जाने लगा है भाई, क्योंकि बस का रास्ता बन गया है और जल्दी भी पहुंचा देता है। जैसे ट्रेन में बैठेगा तो ट्रेन तो फास्ट चलता है, लेकिन ट्रेन से पहले पहुंचा देता है, क्यों, रुकते जाना पड़ता है, वो अलग, उसका रूट लंबा रहता है। अरे नहीं समझा, अब यहां से मान लो तुमको सलेमपुर जाना है पैदल, तो उसके लिए देखना गली कुची कहीं भी अपन कुदक फुदक करके चल जाएगा। अब तुमको अगर 4 चक्का रखा है तो 4 चक्का वाला रास्ता होना चाहिए ना भाई, बात समझ में आ रहा है। तो ये भी बात होता है, ठीक है। सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाणों की लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए रेल सबसे अधिक अनुकूलन साधन है। अब जैसे मतलब क्या कहा गया, अब ठीक है, घर एक दूसरे से कहीं जाते आते हैं, कहीं गांव में जाते हैं, या फिर एक जिला से दूसरे जिला इत्यादि, तो चलो भाई सड़क परिवहन इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ हो जो स्थूल कोण हो, ऐसा मतलब भारी भरकम हो, या फिर ऐसा हो जो बस वगैरह में नहीं जा सकता, जाएगा तो फिर नुकसान कर देगा, कुछ ऐसा नोकीला वाला पदार्थ सामान इत्यादि वगैरह हो, तो उस सब के लिए क्या किया जाता है, रेल वगैरह। तब ना देखता है कि मालगाड़ी जो आता है, मतलब उसमें सामान देखना कि सवारी गाड़ी नहीं रहता है, बल्कि वो मालगाड़ी जिसको कहा जाता है, उसमें सामाने देखना कि ढोता है, आता है जाता है लेकर के, है ना।
ये सब काम। तो इन सब कामों के लिए स्थूल पदार्थों का विशाल भंडार अगर हो तो उस, और लंबी दूरी तय करना हो तो इस सब के लिए कैसी व्यवस्था होना चाहिए? रेल वाली व्यवस्था, ठीक है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा, अब देखो जो कोई ऐसा वस्तु जो जल्दी पहुंचाना हो, हल्का हो, ठीक है, मूल्यवान वस्तु हो, तो ट्रेन में देते पार कर देगा। तब बात समझ में आता? उसके लिए क्या किया जाता है? वायु परिवहन का व्यवस्था होता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो कोई जो हल्का वाला हो, उच्च मूल्यवान कीमती सामान हो, हल्का फुल्का, ठीक है, या कोई ऐसा हो जो दूसरे जगह लेकर के जाएंगे तो नाश हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, तो उसके लिए वायु परिवहन बहुत सारा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब परिवहन के लिए वायु यातायात अच्छी विधि है क्योंकि जल्दी चीजों को पहुंचा देता है, ठीक है। अब पहले जो कोई चीज जो भेजा जाता था तो क्या भेजा जाता था? तो जैसे चिट्ठी वगैरह लोगों का आता था, डाक, तो वो भी क्या आता था? गाड़ी से ही आता था भाई, ठीक है। सड़क परिवहन, तो परिवहन में भी प्रकार हम लोग देख रहे हैं, क्या? सड़क परिवहन, सब समझता है भाई, सब बहुत खदेरो दिल होगा। सड़क परिवहन अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। देखो अब ज्यादा से ज्यादा अगर कामकाज कहा जाए अगर होता है तो वह सबसे मतलब सबसे ज्यादा काम अगर किस परिवहन से होता है? सड़क परिवहन से, जो कि सब जानते हैं भाई, ठीक है। सड़क परिवहन से, ठीक है, अधिकांश संचालन होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक भी थे। शुरू के समय में तो मानव भी अपना वाहन का काम करता था भाई, कंधा पर लेकर के जाता था, लाता था। अब जैसे जो पहले के समय में जो शादी विवाह होता था तो डोली का हार जाता था, तो डोली का हार जो जाता था तो डोली का हार में कनिया के एगो खूब जगह रहे छे बनायल, ना ऐसे बनायल है, दरवाजा हुआ करता था, ऐसे ही बांस रहता था दूगो, ना अरे दुइयो गो रहे छे, चार गो रहे छे, चार गो तो चचरी बना देते बानर कहीं के, नहीं तो शादी विवाह के बदला में मारिए देते ही। ठीक है, तो डोली कहार वाला जो सिस्टम था, कनिया आई में बैठ जाए छले, है ना, पर्दा गिर गया, ठीक है, बेशक 4 आदमी भ जाए छले, कहीं मोटाल मोटाल जो रहत होते, नहीं समझा? हाँ जो भी, तो 4 आदमी रहता था। एगो अत्ता पकड़ने, एगो अत्ता पकड़ने, एगो, अरे फिल्म समय वैसे तो कदे, हाँ फिल्म तो बहुत है भाई। अभी वास्तविक रूप से ये सब चीज मिलता नहीं है अपने इधर, लेकिन बक्सर समय चलता है, हाँ अभी भी चलता है। करीब हमको 3 साल पहले 4 साल पहले वहाँ तो मिलता ही था, अभी भी कुछ कुछ जगह पर मिलता है। हाँ बनवा कथी सके छे, रे बानर अहाँ से कोई विवाहो कर तब न, सेहो नहीं बात है। पहले बनवा कर रख लेने से पहले विवाहो कर रह तैयार तब न पहले। तो बना का रखने रह जाब, पहले वही लायक तो बन जाइयो। कदा सब कहीं के पहले बनवाइए लेते, पहले तो भविष्य ये फैसला करूँ ना होबो करत कि नहीं होत, क्योंकि आजकल पता नहीं है तुमको कि हर व्यक्ति चाहता है कि भाई लड़की वैसे ही थोड़ी दे देंगे, ठीक है ना। तुमरे जैसा बहिर बता सब तो और घुमाने। देखो यार, हाँ चलो ठीक है, तो वो खरीदुआ वाला जे लेबे तो वो अहाँ के फिर बेचियो देत ने। देखियो तो आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक कहता नहीं है, जे ज्यादा दान दहेज दो के जे लोबे तो की कहे जे पहनने छे से हमरे हो, ठीक है।
क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली, देखो चर्चा भी किया है, दुल्हन को डोली या पालकी से 4 व्यक्ति उत्तरी भारत में कहार, जिसको हम लोगों का अपना होता था, ठीक है, द्वारा ले जाते हुए देखा है। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझ, अब बाद में जाकर के फिर क्या होता था, कुछ पशु जैसे घोड़ा पर लेकर के जाना, ठीक है, या कई प्रकार का पशु वगैरह सब होता था, ठीक है। पहले ये सब बहुत डर हुआ करता था, डोली कहार वाला जो सिस्टम, रास्ते से पैदले पैदले बराती जाए छले। अरे बैलगाड़ी तो बाद में ना आया था भाई, बैलगाड़ी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20 साल पहले चलता था बैलगाड़ी। कहीं घोड़ा वाला लौ नहीं जाए छले तो भाई। तो इसमें क्या होता था ना कि अगर फाका रास्ता जो मिलता था तब बुझते छले, देखो पहले के समय में डाकू रहता था, चोर सब, तो जब ये बुझे छले कि शादी विवाह भेलो तो कन्या के लो जेतो, कन्या के लो जाए तो भाई बुझते छे कुछ, मतलब मान लिया कि सोना चांदी तो कुछ तो दे छले, मतलब उस समय में उतना नहीं हो कथे भाई, कीमती मतलब जितना कीमत अभी है उतना कीमत नहीं। सोना चांदी का रेट कितना भाग रहा है तुमको पता है? मतलब जो पहले मिलता था मान लो कि 36, जो 2015-16 के अंतराल में, 15-16 क्या, हमको लगता है 20 तक में 36 के अंतराल में था। हाँ अभी कितना हो गया है? लाख छू लेने हैं, बुझियो 98 है शायद, 98 या 99 है शायद, ठीक है। तो चोर चहार सब क्या करता था, डाकू सब ना, कि देखता था कि भाई शादी हुआ है ना, तो आसपास में 4-5 गो सब लठैत रहता था, लठैत लाठी लेकर के जाता था, आई 4 गो के जेहे से धक दे छले मार, ठीक है, आ लड़का के जेहे से लड़का रहे छले घोड़ा से आगा आगा और कहार पीछे पीछे, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या करता था, मार पीट करके आ सब नाक में के कान में के जेते रहे छले से छीन छान के भाग जाए छले चोरबा सब, ठीक है। तो कहे छले देखे छी ओकरा बियाह में सब लूट लेल के, आवाज सुनता होगा, मतलब फिल्म सब देखेगा तो अपने समझ में आ जाएगा। क्या आपने कभी खच्चर, खच्चर जानता है ना, खच्चर के बारे में एक बार तुम लोगों को समझाए थे बढ़िया से, 10वां में पढ़ा होगा। खच्चर कैसे जन्म लेता है पता है ना? चलो देखो, देखो खच्चरों का प्रयोग होता था, घोड़ा का प्रयोग होता था, ऊंट का प्रयोग होता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोने का काम होता था, ठीक है, और गधा भी, ठीक है। गधा और खच्चर एक टाइप का बात है, ठीक है। पहिए के आविष्कार के साथ, लेकिन बाद में जब पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण बन गया था। तो पहले के समय में तो अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या डोली कहार इत्यादि वगैरह से मतलब जाता आता था, खच्चर घोड़ा ऊंट गधा इत्यादि वगैरह से सामान ढोया जाता था। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी तो जानता है, अभी कौन शताब्दी, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में जो है भाप का जो इंजन बना हुआ था उसको लेकर के जो है सो कहीं ना कहीं परिवहन का काम बहुत जोर शोर से चलने लगा। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के बीच जो है प्रारंभ हुआ और उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन सबसे अधिक लोकप्रिय और ज्यादा प्रकाशित हो गया। रेल मार्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीप क्षेत्रों को वाणिज्यिक कृषि खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया गया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने
सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले परिवहन का यह चलने वाली वाहनों, है ना, वाहनों जैसे कार ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। जब कार ट्रक बस इत्यादि वगैरह सब बनने लगा तब जाकर के जो है सो कहीं ना कहीं सड़क परिवहन को अधिक तेजी से विकसित कर दिया। ठीक है। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइन, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा जाता है। तरल पदार्थ जैसे कि खनिज तेल, जल या अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों के द्वारा किया जाता है। पाइपलाइन के द्वारा किन सब चीजों का, वही पेट्रोल डीजल खनिज लवण इत्यादि, जल हो इत्यादि हो या नाली का बह बहाव होता है, वो सब किसके द्वारा भाई, पाइप लाइनों के द्वारा होता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइन बड़े मालवाहक बन चुके थे। ठीक है। हाँ, सामान्यतः मानव कूली, देखो मानव आदमी भी कूली का काम सामान वगैरह जैसे, ठीक है, मानव कूली, कूली जानता है ना? देखो फिल्म सब जे देखे में ना तो दुनिया मान लिया नहीं हो घूम रहा छे ना तो बहुते चीज ज्ञान खुल जात। फिल्म बहुत अच्छा चीज है। ठीक है। फिल्म में जो इतना इतना करोड़ों करोड़ों रुपया जो लगता है, इतना लोग जो देखता है वो बेवकूफ थोड़ी ना है। फिल्म बहुत अच्छा चीज है भाई। फिल्म से पूरा दुनिया मतलब सीखने को मिल जाता है कि कैसे क्या करना है, क्या चीज है, क्या गलत है, क्या सही। अब तुम ऐसा है, तुम गलते वाला काम सीख लेगा तो वो अलग बात हुआ। ठीक है। फिल्म से वो तो मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत दे देता है कि भाई चलो, हाँ, हंसी मजाक फलाना ढेकाना। पर शायद देखो सरस्वती पूजा में हम सब ये भई रहे देखने, महाभारत रे एकरा सबके दिखा देने। ये जो RR आया था, हाँ वो भी मूवी अच्छा है, अच्छा मूवी है वो। युद्ध सब के बारे में दिया है, बहुत अच्छा। अब घरे देखब की कथी है, अथवा मॉल डिब्बे जैसे, अच्छा ये सब तो हो गया ना। मॉल डिब्बे जैसे पुराने और आरंभिक रूप में परिवहन के सबसे अधिक खर्चीले साधन, अब जैसे कि मानव कूली हो गया, बोझ ढोने वाले पशु हो गया, या गाड़ी अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप में परिवहन के सबसे अधिक खर्चीले साधन है। जैसे कूली देखना, अब यहाँ से ट्रेन से जो उतरेगा गाड़ी जब आता है तो ट्रेन से भाई सामान निकालना रहता है और उसको कहाँ तक ले जाना रहता है, मतलब तुम आगे रिक्शा ऑटो जहाँ पकड़ेगा वहाँ ले जाता है तो 50-100 रुपया ले लेगा भाई, है ना। जबकि बड़े मालवाही, अब तुम समझो कि 50 यहां से लेकर के मान लो कि पटना जाता है या कहीं और जाता है तो रेल में मान लो कि 10-20-50 रुपया लगेगा मान लो। अब वहां से केवल तुमको उतार करके कहां ले गया,
यहां से मान लो कि टी पॉइंट के पास ले गया या बाहर निकाल दिया तुमको, तो कितना रुपया ले लेगा? हाँ 50 रुपया 20 रुपया तो 50 रुपया ले ये लेता है भाई। ठीक है। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूरकता प्रदान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कूलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी से होने वाली स्थल परिवहन का प्रचलन चलता आ रहा है, क्योंकि कुली का काम आज भी देखना अपने लोगों क्षेत्र में हो रहा है। प्लस में जो आदमी एगो गाड़ी नहीं आता है जिसमें देखना 2-4 आदमी मिलकर के माल लोड करता है, खींचता है, दरभंगा मधुबनी समय नहीं देखता है, या इतना ही समझो ना, ये ठेला वाला, जैसे मान लो ठेला, तो ठेला को क्या करता है, ठेला में माल लोड करके क्या करता है, आदमी चला करके लेकर के चला जाता है। वो किसी मतलब इंजन के वजह से नहीं ना चलता है भाई, शारीरिक मेहनत लगता है उसमें। ठीक है। हाँ तो यही होता है ना, जो शरीरगर सब रहता है वो नहीं पढ़ा लिखा तो ओकर बॉडी के यूज कोई और के लग ना है। बोझा ढोने वाले पशु घोड़ा का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी पढ़ लेना ये सब तो। ठीक है। अब देखो आगे सड़क। सड़क देखो, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। छोटा कम दूरी के लिए, अब यहाँ से जैसे मधुबनी जाना हो, मधुबनी से दरभंगा जाना हो, ठीक है, तो अब पैसा नहीं लगाना रहता था तो हम लोग तो उसी से चल जाते थे अपना ट्रेन से। हाँ मधुबनी से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना हम सब फ्री में चल जाए चलिए। नहीं हम लोगों का था भी, कुछ कुछ कॉलेज ऐसा था, मान्यता था कि आते में वही कॉलेज के नाम सुने चले तो नाम कुछ कुछ सुन सुन कभी कार्डे बन जाए चले। अब तो तुम लोगों को शायद नहीं मिलता है ज़्यादा। हाँ हम लोगों के समय में था ही छूट, विद्यार्थी है भाई कहीं जाएगा। ठीक है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होता है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं और यहां तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। अब ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण, अब जैसे देखो कोई भी हो, रेल मार्ग हो चाहे सड़क परिवहन हो, इस सब के बारे में बता ही दिए कि इसके लिए कोई संस्था होता है। अब जैसे रेल है, मान लो रेल का पटरी बिछा दिया तो उस पर थोड़ी गाड़ी चलता रहता है ऑलरेडी, उसको हमेशा देख रेख के लिए मतलब लोग हमेशा रहता है। सरकारी नौकरी पे कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले सबको दे देता है कि भाई काम देखते रहो, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाता है। इस प्रकार सड़क के किसी भी देश के व्यापार, क्लास में जब हम पढ़ी थी तब बात नहीं क्या करो, नहीं तो वो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जीवन के भजा है, याद रखो वो सब चीज। सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटन सब क्या होता है वो सब तो बताए दिए बढ़े हम लोग। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। कोई विकसित देश हो या कोई विकासशील देश हो तो दोनों देशों का जो सड़क परिवहन होगा उसमें क्या होगा, अंतर होता है भाई। ठीक है, क्योंकि वहां पर सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होता होगा, यहां पर सड़क के लिए अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होता होगा। ठीक है ना, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रख रखाव पर भारी खर्च होता है।
ठीक है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें, अब कोई ऐसा विकसित देश होगा वहां गाड़ी भी अच्छा होगा, सड़क भी अच्छा होगा, कुछ अलग प्रकार का होगा। कोई विकासशील देश रहा होगा तो विकसित की अपेक्षा थोड़ा नॉर्मल रहता होगा, ठीक है। तो वही अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क सर्वत्र पाई जाती है, और सर्वत्र मतलब सभी जगह विकसित जो देश होगा, ठीक है। और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्ग, ऑटो वाहन जर्मनी में जैसे देखने को इसे मिलता है, और अंतर राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरी को जोड़ती है। भारी बोझ को ढोने वाली बड़े आकार और शक्ति वाली लॉरिया एक सामान्य बात है। लॉरिया जो गाड़ियां होता है, ठीक है। परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाए। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सबसे अधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप में देखने को, पश्चिमी यूरोपों की तुलना में इस महाद्वीप में जो है सो अधिक से, मतलब अमेरिका महाद्वीप में ज्यादा देखने को मिलता है। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। अब यातायात प्रवाह, पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरत के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़क पर दीर्घकालीन, लंबे समय संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष यानी उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़क पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना करे। अब जैसे कि कोई परिवहन हुआ तो कहीं परिवहन में क्या होता है, सड़क परिवहन हो, चाहे मतलब कोई अगर परिवहन होता है, यातायात है, तो यातायात में कहीं पर क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा समस्या भी आने लगता है। अब जैसे कहीं पर बस है, बस मान लो कि बस का हम इंतजार कर रहे हैं, अब आया कि नहीं आया। अब जैसे एक बात, घर से हम डायरेक्ट मोटरसाइकिल से यहाँ से मधुबनी जाना है तो जितना समय में पहुँचेगा मान लो। अब जब तो तुम सवारी गाड़ी लेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ समस्या होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, सो बात समझ में आया। क्योंकि बस, ट्रक, ट्रेन इत्यादि वगैरह अगर कुछ भी लेगा तो उसमें क्या होता है भाई, उसका इंतजार करना पड़ता है, कई प्रकार की समस्या आता है, धक्का मुक्की होता है, कई प्रकार के और भी बात, ठीक है। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क होती है, ठीक है। अब यहां जो यातायात परिवहन कहा, यातायात, अब यहां जो महामार्ग होगा सो कैसा होगा, महामार्ग दूरस्थ स्थानों, महामार्ग का मतलब क्या हुआ, मार्गों का मार्ग, महामार्ग मतलब एक स्थान से लंबी दूरी तक क्या करेगा, वह जोड़ने का काम करेगा। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क होती है। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके, और यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात या लेन, पुलों या फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। महामार्ग जब ये होगा जो लंबा होगा, अगर लंबा होगा एक जगह से दूसरी जगह अगर लंबा बनाया जाता होगा तो फ्लाईओवर की व्यवस्था किया जाता होगा, पुल वगैरह सबका निर्माण, क्योंकि लगातार वैसे सड़क बना देगा तो फिर दिक्कत है, बीच बीच में कहीं पर जो है सो पुल का निर्माण किया जाता है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पतन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, हाँ बिल्कुल सही बात, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मतलब कि कहने का क्या मतलब हो रहा है कि गांव से, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग गांव से निकले आ पक्की रोड मिल गया, तो वहां गांव से निकलता होगा, घर से निकलता होगा, महामार्ग जैसा रोड मिल जाता होगा उन लोगों को, कहने का मतलब ऐसा हुआ, ठीक है।
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको, ये सब जो है थोड़ा विकसित देश है, मैक्सिको के नगर से जुड़े हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ, ठीक है। कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत, यानी देश भी कहा, प्रांत भी कहा जा सकता है, के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। सभी से जोड़ता है किसको? अमेरिका को। तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। जगह से जगह का नाम बता रहा है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, मतलब अमेरिका में कहीं ना कहीं, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़े हुआ है। मतलब ये सब जो है महामार्गों से जुड़ा हुआ है ये सब स्थान, ठीक है। अब चीन में महामार्ग प्रमुख नगर को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण ये सांसो, संघाई या ग्वांगजाओ एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर, सब जगह का नाम है, इस जगह का नाम है, चीन के जगह का नाम है, ठीक है। एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बत, जो चीन के अंतर्गत ही, चीन को ही कहा जाता है, क्षेत्र में चेडगू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत में अनेकों महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहर और नगर को जोड़ने का काम, तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया भाई कि मतलब देखो अमेरिका में इसको यहां से यहां जोड़ा गया महामार्ग, चीन में यहां से यहां जोड़ा, भारत में यहां से यहां जोड़ा गया है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, ठीक है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि, हैदराबाद, ठीक है, इत्यादि को जोड़ता है। तो जैसे यहां पर हमको देखने को मिला ना दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो ये सब जो जगह ही का नाम था चीन में, बात समझ में आ रहा है? वैसे ही, ठीक है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित है जो अल्जीरियस को गुयाना के कोनाग्री से जोड़ता है। अभी जगह का नाम है, अफ्रीका की जगह का नाम है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो सीमावर्ती सड़क क्या है? सीमावर्ती सड़क अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे, देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़क को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे कि होता है ना कि कहीं पर बॉर्डर हो, एक देश के दूसरे देश के लिए क्या रहता है? बॉर्डर रहता है ना, तो उस बॉर्डर के आसपास में जो गांव में जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सीमावर्ती सड़क। बात समझ में आया? ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगर से जोड़ता है। सुदूर उसके आसपास में जितने भी क्षेत्र वाले लोग रहते हैं उसको जो है सो प्रमुख नगर से जोड़ता है और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सड़क? सीमावर्ती सड़क। प्रायः सभी देशों में गांव और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए भी सड़क बनाई जाती है, क्योंकि भाई बॉर्डर रहेगा तो बॉर्डर के पास जो आदमी सब फौज सब रहेगा या कुछ दुख तकलीफ या किसी प्रकार की कोई समस्या होगा तो फिर उसके लिए तो चाहिए भाई, ठीक है ना। तो सीमावर्ती सड़क उसी को कहते हैं। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं को यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है, ठीक है, विधा है, द होगा। रेल लाइन की जो चौड़ाई होता है प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार का रेल लाइन की जो चौड़ाई ना होता है, जैसे रेल हुआ, ये पटरी लाइन होता है ना, तो इसके बीच का जो चौड़ाई होता है कुछ सभी जगह अलग अलग होता है, 5 फीट कुछ इंच करके होता है। जैसे यहाँ देखो 1.5 मीटर से कुछ अधिक या कम मानक के रूप में 1.44 मीटर अलग अलग होता है, ठीक है। और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में कुछ अधिक रूप, जैसे अपने लोगों का होता है फीट के अनुसार से, ठीक है, और ये जो मानक लाइन है ब्रिटेन वगैरह में यूज होता है। दैनिक आवागमन के रेले ब्रिटेन
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। देखो ये लाइन जो है ना, मतलब दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जापान में और भारत में अधिक लोकप्रिय रहा है। जो मतलब इन सब जगहों पर ज्यादा चलता है ये रेल लाइन इत्यादि, ठीक है। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और लाती है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। 13 लाख किलो, पूरा विश्व में मिला करके मतलब 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात रास्ता बनाया गया है, ठीक है। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। सघनतम मतलब क्या? यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहां रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबा है, जो सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें से अधिकांश दोहरे यानी दोहरे अथवा बहुमार्गी है। बेल्जियम में रेल घनत्व तो सबसे अधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लगभग किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेशों विश्व के कुछ सबसे अधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, ठीक है। वारसा महत्वपूर्ण रेल का केंद्र बना हुआ है, ये सब क्षेत्र। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। मतलब इंग्लैंड में जो एक यूरो टनल ग्रुप द्वारा जो प्रचालित सुरंग मार्ग जो बनाया गया था, वह मार्ग लंदन को किससे जोड़ता है? पेरिस से जोड़ता है, ठीक है। महाद्वीप पारीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अधिक सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। मास्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है। रेलवे का एक महत्वपूर्ण मुख्यालय क्या है? मास्को, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग भागों में प्रमुख लाइनें विकिरित होती है। मास्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका में सबसे विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। उत्तरी अमेरिका में सबसे विस्तारित रेल मार्ग स्थित है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40%, मतलब जितना भी रेल मार्ग है उसका कुल 40% रेल मार्ग कहां है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। कहां? उत्तरी अमेरिका में। इसके विपरीत उल्टा यूरोप के अनेकों देश में रेल मार्ग का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे कि अयस्कों को पहुंचाना, अनाज या इमारती कुछ लकड़ी को पहुंचाना, मशीनरी वाले सामान इत्यादि परिवहन के लिए अधिक होता है। सबसे अधिक सघन रेल तंत्र यानी ज्यादा से ज्यादा पूर्वी मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा, जो उसे मिला हुआ, के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सघन जनसंख्या, विरल जनसंख्या, सघन मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, विरल मतलब थोड़ा सा दूर दूर करके जो रहे, ठीक है। महाद्वीप पारीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं और कोयला के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। अब जैसे कि कनाडा में कहा जो रेल मार्ग है, तो वहां पर जो है सो महाद्वीप पारीय रेल मार्गों के द्वारा क्या किया जाता है? गेहूं और कोयला जैसे सामानों को अधिकांश भाग परिवहन का काम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिसका 25% यानी लगभग 10,000
किलोमीटर न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। मतलब कहने का कि ऑस्ट्रेलिया में टोटल कितना किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। अभी 40,000 में से लगभग 10,000 न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, 10,000 लगभग अकेले। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, सिडनी तक। अब देखो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, तुम लोग देखेगा तो एक बार समझ में आ जाएगा। हाँ ये तो चीता वाला है। यहां देखो, यहां से जो है ना ये रेल मार्ग, यहां देखो यहां से लेकर के ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये कहां तक, सिडनी तक जाता है। ठीक है, तो ये सब जो भी ऊपर लिखा गया ना इसमें सारी चीजें बताया गया है। ठीक है, आप चित्र को अगर एक बार गौर से घर पर भी देख लीजिएगा। यही है ना। ठीक है, सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ जो है सिडनी तक जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः, अब न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीपों में पाया जाता है, उत्तरी द्वीप वाले क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है किसानों को। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है। मतलब अब दक्षिणी अमेरिका की बात करा जाए तो 2 प्रदेशों में सघन है, मतलब अधिक से अधिक मात्रा में, जिसके नाम है अर्जेंटाइन के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादन प्रदेश में जो है सो रेल मार्ग अधिक है। ठीक है, ये दोनों प्रदेश में दक्षिणी अमेरिका में कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। जो जितना भी दक्षिणी अमेरिका में जितना भी पाया जाता होगा रेल मार्ग, उसमें से लगभग 40% बस इस दो ये जगह पर है। ठीक है, अमेरिका के। अब दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई रेल मार्ग है। ये दोनों को छोड़ करके ब्राजील और अर्जेंटाइन के जो पंपास जगह है उसको छोड़ करके जो दक्षिणी अमेरिका में एक और जगह क्या है, चिली, उस चिली में भी कुछ अधिक मात्रा में रेल लाइन है, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ता है। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोरा या फिर कोलंबिया, वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग, मतलब इन सब जगहों पर छोटे छोटे रेल लाइन है, इतना समझो, जो पतनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़कर योजकों के बिना जोड़ता है। ठीक है, योजक जो एक प्रकार से एक जगह दूसरे जगह को जोड़ने का जो रास्ता, मोड़ बोलते हैं, चौराहा, 3 बटिया 2 बटिया ऐसे। यहां केवल एक महाद्वीप पारीय रेल मार्ग है जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है, उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है। दर्रे जो होता है कैसा होता है, जैसे वो जो रेल लाइन बनाया गया ना, मतलब कहने का कि दर्रा हम किसी को कह सकते हैं, जैसे कोई मूवी नहीं देखता है तो पहाड़ जो कटल रहता है, पहाड़ के अंदर से जो रास्ता गैल रहता है, सुरंग नहीं, सुरंग एक अलग चीज हुआ। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि नहीं देखता है कि मतलब अब जैसे माझी बनाया है पहाड़ को काट करके रास्ता, तो उस तरह को हम क्या बोल सकते हैं, दर्रा बोल सकते हैं, उस तरह के जगह को। अरे जैसे मूवी सब देखेगा तो नहीं देखेगा, इधर ही पूरा जो है सो पहाड़ पहाड़ है, इधर भी पूरा जो है सो पहाड़ पहाड़ है, कहीं ना कहीं देखना कि इधर से रास्ता गैल है। ठीक है, इधर से ऐसे रास्ता गैल है, डरो होता रहता है कि भाई ये वाला पहाड़ कहीं शरीर पर न गिर जाए। समझो तो पहाड़ भी रहता है कैसे, पहाड़ों रहता है जैसे ऐसे, मान लो ऐसे ऐसे पहाड़ रहेगा, इसी के अंदर से कोनियाल ऐसे ऐसे रास्ता रहता है। मतलब जैसे समझो कि ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, ये रास्ता गैल है। ठीक है, ये पहाड़ है, ऐसे लगेगा कि ऊपर में पहाड़ है, नीचे से रास्ता गया, उसको हम कह सकते हैं दर्रा। ठीक है, से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना को बालपेराइजो से मिलाता है। एशिया में कौन सा जगह है जहां पर जैसे जापान, चीन और भारत सघन बसे हुए
क्षेत्रों में रेल मार्ग जो है सो ज्यादा है। अब जैसे एशिया का जो देश है कौन, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो इन सब जगहों पर जो है सो, जिसमें से 3 जगह कुछ मुख्य दिया है, जापान, चीन, भारत, इस जगह पर रेल मार्ग मतलब ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है 1 नंबर में एशिया के किस क्षेत्रों में रेल मार्ग अधिक है। ऑप्शन में दिया रहेगा जापान, चीन, भारत, इनमें से सभी में। ठीक है, उचित देखना होगा, ध्यान से देखो अपना। में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं विस्तृत मरुस्थलों और अन्य देशों में। इसके अलावा जो कोई भी देश है तो उसमें जो है सो इन तीनों की अपेक्षा क्या है, कम रेल मार्ग बनल है भाई। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि रेल तो कहां बनेगा, जहां जनसंख्या अधिक से अधिक तो हो, प्लस में किसकी जमीन भी तो ज्यादा हो ना भाई। ठीक है, दूसरा, विलासतम महाद्वीपों होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिनमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। अफ्रीका की बात है, दक्षिण अफ्रीका की बात है। ठीक है, 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। ठीक है, महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग है, जिसमें से कुछ एक बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबे की पेटी से होकर जाता है। और एक दूसरा नंबर में क्या है, तंजानिया रेल मार्ग जो जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाती है। उस जगह का नाम है, दक्षिण अफ्रीका के जगह का नाम है, जो एक ऐसा रेल मार्ग है जो मतलब बेंगुएला रेल मार्ग जिसको कहा जाता है। तो वो जो रेल मार्ग है अंगोला से कटंगा, जाम्बिया, तांबे की पेटी से होकर जाता है। और दूसरा नंबर में जो है रेल मार्ग तंजानिया रेल मार्ग, वो जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम जो क्षेत्र का नाम है, ठीक है, वहां तक जाती है। बोस्वाना जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। और चौथा नंबर में दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केपटाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन जाता है। ठीक है, अन्य स्थानों पर जैसे कि अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका का ही कुछ स्थान और है जो अल्जीरिया, सेनेगल और नाइजीरिया, केन्या और इथोपिया में रेल मार्ग पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ता है, परंतु ये अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं कर सका है दूसरे की अपेक्षा। ठीक है, अगर वो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ता है। मतलब पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग होगा वो महाद्वीप से महाद्वीप को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अलग अलग दिशा में लंबी यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अब एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप, ठीक है। पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। अब तुमको कहेगा कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हो, तो आप क्या लिखा, पार द्वीपीय महारेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोर से, मतलब एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है, एक लंबा छोर होता है इसका। पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवो सिविर्स्क, चिता और खरबरोवस्क से होता हुआ जाता है। जैसे कि हाँ देखो चित्र में नीचे दिया गया, तुम लोग एक बार देख लेना। देखो यहां देखो, यहां से ऐसे 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 चिता होते हुए देखो 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 ऐसे ऐसे व्लादिवोस्टोक तक, यह रेल मार्ग है। बात समझ में आ रहा है? तो
देखेगा तो इसके अंतर्गत सारा चीज मिल जाएगा, है ना। इस सब का नाम बताया था, नहीं बताया था, सेंट पीटर्सबर्ग, मास्को, कजान, ये सब जो है ना जगह का नाम, जाते हुए चीता इत्यादि वगैरह ये सब देखते हुए, जगह का नाम है ये सब, क्षेत्र का नाम है ये सब, ठीक है। ऐसे ऐसे अब जैसे बोलते हैं ना कि मधुबनी, दरभंगा, पटना इत्यादि वगैरह जो रेल जाता है, वैसे ही कुछ दिए हुआ है, ठीक है। सबका नाम था, बीच में था ना, हाँ, जाते हुए कहां तक, ठीक है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा जो 9332 किलोमीटर दोहरे पथ मतलब डबल लाइन, ठीक है। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है, से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। चीता जगह जो है एक महत्वपूर्ण कृषि का क्षेत्र रहा है। इरकुटस्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग, योजक समझ में आ रहा है ना, व्याकरण में तुम लोग पढ़ा होगा योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे कि ओडिशा, यूक्रेन, कैस्पियन और तट पर बालू, ताशकंद, उलन बटोर, यानी मंगोलिया को कहा जाता है उलन बटोर। एक नंबर में पूछ लिया जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ सोनयांग होगा, सेनियान होगा शायद, ठीक है, रोनयांग देख लेना ऑप्शन में जो भी हो। सेनियांग मकदेन, चीन में बीजिंग की ओर, जो चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। पार कैनेडिया रेल मार्ग, कनाडा की यह 1750 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूरब में हैलिफैक्स से आरंभ होकर, मतलब शुरू होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग और कलगेरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 ईस्वी में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत किया गया था, जो ब्रिटिश कोलंबिया को राज्य के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेयरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने का कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया, मतलब उसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, मतलब रास्ता जो बना रहता है तो होता है ना। विनीपेग से थंडरखारी तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक माना जाता है। जो गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है, मतलब इस रास्ते से गेहूं और मांस, मछली इत्यादि वगैरह जो है इससे निर्यात किया जाता था, ठीक है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी माना जाता है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा और इवांस, आगडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सान फ्रांसिस्को से मिलाती है। इस कौन सी रेल मार्ग, संघ और प्रशांत रेल मार्ग मिलाती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सबसे मूल्यवान निर्यात, अब इस मार्ग से संघ प्रशांत जो रेल मार्ग है इससे ज्यादा निर्यात किया जाता है, जो अयस्क, जो ज्यादा मतलब मूल्यवान वस्तु, अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी इत्यादि वगैरह का निर्यात होता है, ठीक है। आपको लिखना भी अगर पूछेगा तो यही बात सब लिखना है, इसी तरह से लिखना है कि क्या आयात करता है या निर्यात करता है,
क्या सब मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है? ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट आगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूरब को जाती है। अब एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन जो एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे से डार्बिन विरदूम लाइन से जोड़ा जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलियाई पारम महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, अब ओरिएंट एक्सप्रेस, उसके बाद फिर ज्यादा नहीं होगा शायद। अब ओरिएंट एक्सप्रेस, यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, कम से कम दो तीन तीन गो याद कर लेना, 2 से 3 स्टेप याद कर लेना जगह का नाम, जैसे अब इसमें से जो भी याद हो जाएगा। ओरिएंट एक्सप्रेस, जो ओरिएंट एक्सप्रेस है क्या, यह लाइन जो है पेरिस से, ठीक है, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। इसमें से एक दो को छुट्टी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिख देना। 2 को पॉइंट भी पकड़ लिया ना तो बात सही है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटा में पहुंचा देता है। ये अब एक्सप्रेस है तो जानबे करते हैं भाई, एक्सप्रेस तो भाई फास्ट चलता है, तब तो इसको नाम दिया गया ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, तो 10 दिनों तक जो पहुंचने वाला था वो मात्र क्या करता है, 96 घंटे में पहुंचा देता है, यानी 2 दिनों में। ठीक है, इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात, अब इस मार्ग से जो निर्यात होता है वह किस चीज का निर्यात होगा भाई? पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी इत्यादि वगैरह सब जो है इस रास्ते से पहुंचाया जाता है। तो अब इसमें से कुछ 2 से 3 जगह का नाम याद कर लो और 2-3 सामान जो निर्यात में या आयात में दिया रहेगा, हालांकि ज्यादातर निर्यात। पनीर, सुअर का मीट, जैसे चिकन वगैरह सब तो नहीं। ठीक है, जई, शराब, फल और मशीनरी। इस्तांबुल को बैंकॉक बाया ईरान और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। अब देखो जल परिवहन। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। अब जल परिवहन जो होगा तो उसमें रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा, यह सबसे सुंदर बात है। जल परिवहन जब ये होगा तो जल के द्वारा अपना ऑलरेडी रास्ता है ना, मतलब अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मतलब सो कहने का मतलब ज्यादातर, हालांकि थोड़ा बहुत तो उसको सही करना पड़ेगा, वो अलग बात है। ठीक है, अब इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें से अलग अलग आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन सुविधा प्रदान करने की है। मतलब अब कहने का मतलब क्या है कि अब दोनों छोर पर, जैसे इस महासागर से उस महासागर तक रास्ता बना हुआ है तो होता है ना स्टॉपेज जिसको बोलते हैं, तो उस चीज में खर्चा करना पड़ेगा, बल्कि रास्ता में नहीं। फिर जहां उतरेगा तो वहां फिर व्यवस्था करना पड़ेगा, बस इन सब चीजों में खर्चा करना पड़ता है जल परिवहन में। बाकी रास्ता बनाने में खर्चा नहीं करना पड़ता है। जहां पतन मतलब जहां स्थापित होता है, जहां चढ़ता है, जहां उतरता है, उस जगह को कुछ बनाना पड़ेगा। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, जमीन की अपेक्षा जल पर क्या होगा, घर्षण थोड़ा कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत इसमें जो ऊर्जा कम लगता है। ठीक है, जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। जैसे ये देखो ऑस्ट्रेलिया का दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया वाला बताए थे ना कि रास्ता सब बताया था, रास्ता पर्थ से है ना, कलगुरगी, फॉरेस्ट इत्यादि वगैरह। देखो यहाँ
अब आगे देखो, जल मार्ग हो गया। समुद्री मार्ग थोड़ा सा देख लेते हैं। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों की लंबी दूरी तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। समुद्री। अब आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत राडार बेतार के तार व अन्य नौपरिवहन संबंधित सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए यानी जल्दी जो वस्तु नाशवान यानी खराब हो जाएगा उसके लिए प्रशीतन कोष्ठक टैंकरों और विशेषीकृत जहाजों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया और उसके द्वारा भेज दिया जाता है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व की प्रमुख पतनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया। जो कंटेनर में जाता है ना माल सब एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, वही। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। अब महत्वपूर्ण कुछ समुद्री मार्ग है। जो प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र 8.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ महत्वपूर्ण मार्ग है जो कुछ इस प्रकार है। अब कुछ समुद्री मार्ग जो है कुछ महत्वपूर्ण है, जो जैसे कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये महत्वपूर्ण में से एक है। जैसे आपको कहेगा महत्वपूर्ण कुछ समुद्री मार्गों का नाम बताए तो उसमें से ये सब आ जाएगा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और पश्चिम यूरोप को मिलाता है। कौन मार्ग? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो दक्षिण और उत्तर अमेरिका और पश्चिम यूरोप को क्या करता है? एक मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहन होता है। विश्व के कुल देशों का 1/4, चौथाई मतलब 1/4 का मतलब विश्व में जितना भी समुद्री मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता होगा तो 4 भाग में बांट दो, उसमें से 1 भाग मात्र इसी मार्ग से होता है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो भाई कुछ तो विशेषता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम मतलब हमेशा व्यस्त रहता है, व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग कहा गया है। किसको? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। तो यह भी कहा जा सकता है कि सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। दोनों तटों पर पतन और पोत्राशय की उन्नत सुविधा उपलब्ध होती है। भाई हो तो होगा ही व्यापार, जब ये होगा तो दोनों तट जो होगा एक छोर से दूसरे छोर पर जहां चढ़ेगा उतरेगा, जहां उतरेगा चढ़ेगा, तो उसके लिए व्यवस्था तो अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा नंबर में देखो क्या दिया है। समुद्री मार्ग एक हो गया, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दूसरा महत्वपूर्ण है सो कौन सा है? भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ये भी महत्वपूर्ण में से एक है, ठीक है। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय, तो आपको याद क्या रखना है भाई? भूमध्य सागर या हिंद महासागर समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाला क्षेत्र था, है ना। मतलब प्राचीन काल में इसको विश्व का हृदय स्थल माना जाता था। विश्व का हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवा प्रदान करता है। पोर्ट साइद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पतन में से कुछ एक है। मतलब यहां से जो सामान जो है सो इस मार्ग से सामान जो है सो ज्यादा बिजनेस जो होता है, व्यापार होता है, जैसे मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इत्यादि वगैरह अधिक। अब उत्माशा अंतरीप से होकर के जाने वाली आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई इस मार्ग के कारण, ठीक है। जो स्वेज नहर एक लंबा था तो इस मार्ग के रास्ते से जो है जल्दी पहुंचा दिया जाता है।
तीसरे नंबर में हम क्या कह सकते हैं, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। याद हुआ, पहला नंबर में कौन था, दूसरा नंबर में भूमध्य और हिंद महासागर, है ना, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ठीक है। तीसरा उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। देखो उत्तमाशा अंतरिक्ष, अब यहां जो उत्तमाशा अंतरिक्ष के जो समुद्री मार्ग है, यह एशिया में जो भी देश है, जैसे जापान हो, भारत हो, या फिर है ना चीन हो, ये सब जो है जितना भी देश है, इन सबों से जो मार्गों से जो काम चलता है, या फिर पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब दक्षिण पूर्वी एशिया का तो दक्षिण के तो पूर्वी एशिया के अंदर बीच में तो हम लोग भी आते हैं ना। भारत जो हमारा कहाँ स्थित है, सो पता है तुम लोगों को, पहले वही नहीं पता होगा। भारत कहाँ स्थित है ये सब जानता भी है कुछ? विश्व में ये सब 9वां का बात है, तुम 10वां का 11वां के बात है, आरो कुछ कनी मनी है, आरो 9वां आदि 8वां के किताब में, 6ठा के किताब में, 9वां के किताब में देशांतर और अक्षांश और देशांतर सब जानता है? नहीं जानता होगा तो कैसे होगा। अभी जब ये सब पढ़ल आता था भक भक बुझती है ये बात सब। हाँ। लेकिन तुम लोगों को जो कहा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब तो तुम लोग उतना समझेगा ही नहीं। तो 9वां 10वां 8वां समय के लिए नहीं पढ़ ली, तो वो सब तो 8वें 9वां के बात है, 6ठों में पढ़ा दे ये सब, 6ठा 7वां 8वां। अभी ये सब अहाँ के नहीं पता है, लेकिन 8वां 9वां वाला सबसे पूछो तो वो सब बता दे कत्ता है भारत। अरे वास्तव में अहाँ कह तो पूछ लेबे कि कहाँ है, तुमको पढ़ा देगा। अरे बेइज्जती के कथी बात है, पूछबे कि भारत कहाँ स्थित है, तो तुमको क्वेश्चन नहीं खुद नहीं आएगा करने। एशिया में स्थित है, एशिया में कहाँ, दक्षिणी एशिया में स्थित है, पूर्व और पश्चिम। देखियो ये जैसे पृथ्वी हमारा है ना, ये पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी है, ये सब कथी है, ये सब कैला ई रेखा उखा है, सब कुछ बुझेबो करे छी अहाँ सब, कुछ नहीं बुझे होबे। तो वो सब कथी अब भी पढ़िए 12वीं में अभी सब। भारत देखल कतौ कहनी छल, ये है ना पियरका वाला। अब सुनो, अच्छा ई जे देखे छी ई वाला लाइन है कुछ, ई रेखा है, एकरा कोई विषुवत रेखा, अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। आ 9वां कत गेले, 8वां कत गेले, 6ठा कत गेले, 11th पढ़ा दियो, पढ़ो तो चाहे नहीं छी अहाँ सब। नहीं तो 11वां के लेक्चर और एगो 9वां के लेक्चर में बढ़िया से बात है गया। 9वां के लेक्चर फर्स्ट जो है का भारत और स्थिति, भारत की स्थिति मतलब भारत कहाँ स्थित है, ई लेक्चर अहाँ देख लेबे एक बेर, ठीक है, तब पूरा चीज समझ में चल आत। जैसे देखो यहाँ ई टोटल ई मान लेते हैं पृथ्वी है, गोल है, पृथ्वी क्या है हमारा लगभग गोल माना जाता है, 23.5 डिग्री पर क्या हुआ है, अक्षांश पर झुका हुआ है, ठीक है। देखो ई जो है, ई जो रेखा होता है, इस ई जो रेखा पृथ्वी में, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। ई भूमि को क्या करता है, पृथ्वी पूरा विश्व को 2 भागों में बांटता है, इसको अक्षांशीय रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लोब में देखना यही रेखा सब है, गौर से देखेगा ना तो देखो ऐसे रेखा ऐसे रेखा ऐसे रेखा ऐसे रेखा देल है। तो ई जो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पृथ्वी है, अब ई वाला पढ़ैया है,
आही में लग जेते आधा घंटा। उतने समझावा लगबे तो यही में बहुते टाइम लग जाते, लेकिन देखो शॉर्ट में समझियो। देखो इसको बोलते हैं हम भूमध्य सागरीय या विषुवत रेखा, इसको अक्षांशीय रेखा भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से तुम देखना, जैसे ग्लोब में रहता है कैसे, ऐसे रहेगा रेखा, ऐसे रहेगा रेखा, ऐसे रहेगा रेखा, रहता है ना, ऐसे ऐसे करके रहता है रेखा। जैसे यहां समझो, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। जैसे पूरा पृथ्वी है ना, जैसे ई है, ई बनाए हैं, तो अभी नहीं कहना ई गोल गोल है तो ई कहाँ हुआ, मतलब ई देखो, ई बोर्ड जो रहता है 2D में, इसका चित्र जो बनेगा सो 3D में। 2D 3D सब बुझ तो नहीं हो गए बेचती ने बात सही है ना। अब हम कहले 2D तो पटाख से समझ में आ जाते ने बात, तो से तो याद नहीं, मतलब ई आई पर जे हम लिख सके छिए से कन्ना लिख सके छिए, या तो ऊपर से शुरू करबे तो नीचा मुहे लिख सके छिए, या तो एनी से शुरू करबे तो आई मुहे लिख सके छिए, अगर चाहिए तो आई मुहे का अन्ना का लिख सके छिए हम। मतलब समझ में आ रहा बात। रे बोर्ड कभी भी 2AD आता है, जीवन में 3D बोर्ड नहीं आता है रे बानर मतलब ई चित्र जे बनल है ना से कथी है, देखियो बाएं से दाएं गयाल, ऊपर से नीचे गयाल, आगे से पीछे गयाल, तो ई 3D में भोगले। आप समझ में आयल, 6 दिशा, दाएं से बाएं भेले तो 2 दिशा भेले, आ ऊपर से नीचा तो 4 दिशा, आ आगे से तो 6 दिशा भेले ने, तो ओकरा कोई 3D। लेकिन बोर्ड जो है से कौन दिशा में है, 4 गो दिशा है, बाएं से दाएं या ऊपर से आगे, से पीछे से चाहे एगो लाइन खींच तो होगा नहीं होगा। बात समझ में आयल। आ ई सब कत सिखाल जाए पता है, 5मा के बच्चा 6ठा के बच्चा सब बुझे है। अब अहाँ कहबे कि अभी बताओ। तो इसलिए चित्र मान लो कि यही है पृथ्वी, गोलाकार है, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, जो 2 भागों में इसको बांटता है, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध। उस एना का बता देते 8वां वाला 9वां वाला। आ सच में कहे छी, पूछ लेबे, अभी बता दे छी, कल पूछ लेबे। चलो देखियो, तो अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ई जो है रेखा देखो, ई 1-1 डिग्री पर, डिग्री जानता है ना, 1-1 डिग्री पर ई रेखा देल रहता है, ऐसे ऐसे। ग्लोब अभी देते हैं तुम लोगों को, तो गौर से देख लेना एक बार। देखो ऐसे ऐसे, अब इतना नहीं है, ये टोटल जो है कितना आयल है, 90 गो रेखा होगा, 90 डिग्री तक, 1-1 डिग्री। जैसे शुरू वाला ये क्या होता है, 0 डिग्री। विषुवत रेखा जो होता है, भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखा जो होता है 0 डिग्री पर, तो 90 गो नीचा आयल है, तो 90 गो डिग्री, 1-1 डिग्री पर 90 गो रेखा बनेगा, और फिर 90 गो फिर ऊपर जाएगा 1-1 डिग्री पर, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके 90 गो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कै गो, तो 90 डिग्री तक जाएगा। तो 90 गो नीचा और 90 गो, अभी तुम्हारा पृथ्वी तैयार हो रहा है। समझ में आ रहा बात, ग्लोब ऐसे ही है। इसको बोलते हैं, ये जो परल वाला रेखा हुआ, ये सब हुआ परल वाला रेखा, तो इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। कौन सा रेखा, अक्षांशीय रेखा, ठीक है। अब एगो और चित्र बनाते हैं जो ऐसे है, अब इसको जो बोलते हैं ये देशांतर रेखा हुआ, समझो। अब ई जो एगो बड़ा वाला रेखा बना दिए, इसको 2 भाग में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ई एगो रेखा बनाए, अब बीच में जो देशांतर रेखा जिसको बोलते हैं, तो ई बांट दिया 2 भाग में, इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध, और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। तो
अब जो आप समझिए, अब आपको यह कहा जाता है कि अगर भारत कहां स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जैसे ये 90 गो रेखा है, 90 गो रेखा नीचे और 90 गो रेखा ऊपर, तो टोटल कितना हो गया 180। अब देखेगा तो ई जैसे है, ई भी 1-1 डिग्री पर ऐसे ऐसे करके रहता है, तो इसमें जो टोटल जाएगा तो ये 180 जाता है, 180 डिग्री तक, 1-1 डिग्री पर ई भी, फिर 1-1 डिग्री पर ई भी, ऐसे समझ में आ रहा था। ई भी जाएगा कितना, कैसे 180 गो। तो समझो अगर इस पर जो बनाएंगे हम तो कुछ इस तरह से बनेगा भाई, बनेगा ना, समझ में आ रहा है। और हमारा ग्लोब जो है क्या है, यही है, ऐसे ही ना बनल है भाई। अगर गौर से देखेगा तो आपका ग्लोब ऐसे ही बनल है, बनल है। अब ई वाला रेखा देखो, ई वाला जो रेखा है भाई, ई वाला रेखा, अभी हम बोले क्या, विषुवत रेखा। ई विषुवत रेखा दो पार्ट में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। एगो यहां जो बीच वाला दिए देशांतर रेखा, ई क्या करता है, पश्चिमी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। और हमारा भारत जो स्थित है यहां। तो अब आपसे पूछेगा कि आपका जो भारत है पूरा, अब इसमें तो पूरा, इस ग्लोब में तो पूरा ना देश है भाई, सब देश है ना। तो अब जो आपसे पूछेगा, देखो भारत जो आपका है सो कहां है, यहां है, ठीक है। तो देखो ई क्या है, विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और यहां पर जो है इसका ये देखो, ये तुमको वैसे तो नहीं दिखेगा क्योंकि पतला लाइन है, दूरी है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हो गया देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा इस पार्ट में बांट दिया, इस पार्ट में। आई मोटा रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब आपको पूछेगा भारत जो है हमारा कहां है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर रहता है उत्तरी गोलार्ध, कहीं तुम किताब में देखना। तो अब भारत जो हमारा स्थित कहां है, यहां स्थित है। बात समझ में आ गया। और इसी डिग्री के कारण, अब जैसे ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा फैलाव है, ठीक है। एशिया है पूरा, अब एशिया के अंतर्गत तो बहुते देश आया। तो हमारा देश जो है कहां, यहां है। तो आपको एक क्वेश्चन एक निकलता है कि पूरे विश्व के स्तर से अगर देखा जाए तो या ग्लोब में हमारा जो देश है किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में या उत्तर पूरब गोलार्ध में हम बोल सकते हैं। दूसरी नंबर बात पूछेगा कि एशिया में किस महादेश में है, तो एशिया के दक्षिण भाग नाम क्यों लिया गया, क्योंकि ये जो एशिया है भाई, तो ये एशिया, फिर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एशिया का उत्तरी भाग ना। आई कौन भाग, दक्षिणी भाग। आई कौन भाग, पश्चिमी भाग। आई कौन भाग, पूर्वी भाग। तो अब कहेगा एशिया के कौन जगह पर हमारा देश है, तो दक्षिण में, दक्षिण एशिया में हमारा भारत स्थित है, भारत। और कहेगा कि पूरब और पश्चिम या पूरब और पश्चिम के
बीच में। सारी बातें समझाए हुए हैं, तो वही बातें वहां लिखा हुआ था। अब ये कहेगा कि तुम ये जो देशांतर और अक्षांशी रेखा, इसी डिग्री के कारण तुम देखना कहीं पर जो है सो कहीं दिन होता है, कहीं रात रहता है, कहीं अभी 2 बजेगा तो दूसरे जगह पर किसी और कोई और टाइम होता रहेगा। ये किसके कारण? अक्षांशीय के कारण। कहीं धूप, कहीं ठंडा, कहीं कुछ समय, टाइम जोन इत्यादि वगैरह जो कुछ भी पर्यावरण का, कहीं गर्मी, कहीं ठंडा, कहीं कुछ होना, ये सब किसके कारण होता है? ये अक्षांशीय और देशांतरी रेखा जो है सो आम बात नहीं है। इसमें पढ़ेगा तो केवल 15 साल लग जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में। देशांतर रेखा और इसमें और भी क्वेश्चन सब है, लेकिन चलो छोड़ो, हटाओ। अब उतना थोड़ा सा समझाना था, इतना समझा दिया। अब उसी के साइड में एक बार तुम देख लेना, उसके बाद पढ़ाब तो फिर दिक्कत है। अहाँ के जना भारत के चौहद्दी समय याद करो, समय दिक्कत होत होत तुरंत खांचा बाय खांचा बनल है, भारत का नक्शा बनल है, कौन साइड में कौन सा क्षेत्र है वो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, वहां एक बार अगर देख लेगा तो। हो गया नहीं बोला कि बाकी है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि पर पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। जब स्वेज नहर नहीं बना था तो अभी स्वेज नहर की सहायता से भी, मतलब इस मार्ग को तो बनाया ही गया था। ठीक है, स्वेज नहर के निर्माण से पहले की बात तो लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। उत्माशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्वेज नहर के निर्माण से पहले किसको किससे जोड़ता था? लिवरपूल को किससे जोड़ता था? कोलंबो से। ये सब क्वेश्चन कहीं आ जाता है। ठीक है, स्वेज नहर मार्ग 6400 किलोमीटर लंबा था। स्वेज नहर की लंबाई 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी इत्यादि वगैरह, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच जो व्यापार आयात निर्यात जो होता है वह इसी रास्ते से होता है। हम इतना कह सकते हैं। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक समुद्री मार्ग। अब देखो, उत्तरी दक्षिणी दोनों याद कर लेना। ठीक है, अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटाइन और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। मतलब उत्तरी में ज्यादा है और दक्षिणी में कम है। केवल दक्षिण पूर्वी ब्राजील, प्लाटा, ज्वारंद मुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ। रायो डी जेनीरो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन है। ठीक है, अगला जो है महत्वपूर्ण में से क्या है? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेकों मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु में में मिलता है। जगह का नाम है ये सब भाई। अब जना कैसे सिमरी, जफरा, सलेमपुर, तो वो सब दूसरे दूसरे देशों का नाम है ना। होनोलुलु अपने ही देश में मान लो कि बहुत सारा ऐसा गांव का नाम है। ठीक है, क्षेत्रों सबका नाम है ना। जो कदे कत्ता है गांव के नाम? बैठू तो अब है का तो आई पर एगो फकरा बनल रहे सा न है।
कथी फकरा रहे कि एक बेर कहाँ दन कोई आदमी रहे बटोही, बटोही केकरा कोई से बुझी छे ना, जे कोई जाइत रहे है, तो वो आदमी पूछल के वो गांव में कोई घास भूसा लौकर जाइत रहे शायद कि कथी, माथा पर बोझा रहे, हाँ, तो वो आदमी पूछल के यो ई कौन गांव है, तो वो कहल के बैठू तो अबै छी, अहाँ बैठू तो नहीं, बैठू तो अबै छी, तो ओकरा बुझेले कि जे हमरा कहलक बुझा माथा पर भारी लगैत होते तो धक आयत तब बतायत सह न, तो वो बेचारा जो है से अपन बैठले रही गया है ना। बृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहम कोहामा और को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर आधा कर देता है, और यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतन से जोड़ता है। वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और याकोहामा, कोबे, संघाई, पूरा चीज था उसमें, देखेगा तो पूरा चीज लिखल है, ठीक है। संघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर, ठीक है, इत्यादि की ओर जाता है। दक्षिण प्रशांत, ठीक है, दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर को जाती है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। प्रशांत यानी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है, यानी पनामा से सिडनी तक। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन, एक होनोलुलु एक बोलते हैं ना, जैसे कि दरभंगा मधुबनी पटना जाता है तो स्टेशन कौन सबसे बढ़िया है, तो एक पतन जो है सो क्या है, होनोलुलु, ठीक है। तटीय नौ परिवहन, यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्र मार्ग अलग अलग देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और भारत यूरोप में सेनगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम कर सकता है। नौ परिवहन नहर, स्वेज नहर और पनामा नहर दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ वाहन नहरें हैं अथवा जलमार्ग है, जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है। स्वेज नहर, इस नहर, स्वेज नहर से क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। एक क्वेश्चन, स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। स्वेज नहर का काम क्या है भाई, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन नया प्रवेश मार्ग प्रदान करता है, हिंद महासागर में एक नया रास्ता बनाता है ये, तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग को दूरी को क्या करता है, उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में घटा देता है। उत्तमाशा अंतरिक्ष में हम लोग देखे थे लिवरपूल और कोलंबो की जो बनाया गया था ना, उसकी अपेक्षा स्वेज नहर क्या करता है, कम। यह इसके कारण, ठीक है, जल संबंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी नहर है। नहर तो गहराई होता है ना भाई, ऊंचा जो। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, ठीक है।